अगर आपने इकोनॉमिक्स के ये क्वेश्चंस एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिए तो इनके अलावा आपको इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की जो बुक है आपके इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र वाली जो बुक है, इस बुक के जितने भी आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 2025 की बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, जो सामाजिक विज्ञान के पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं इकोनॉमिक्स बुक के, वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और इससे पहले मैंने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की जो हिस्ट्री वाली बुक है और जो जियोग्राफी वाली बुक है, तो उन दोनों बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सभी बच्चों को एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना है और माता रानी के आशीर्वाद से इस बार 2025 की बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस के पेपर में सभी बच्चे 80 मार्क्स हैं वो अचीव करेंगे। तो देखिए क्लास 10th इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र वाली बुक है, इस बुक के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके 2025 की बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, जो सामाजिक विज्ञान के पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं, वो इस वीडियो के अंदर विद सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं और ये जो क्वेश्चंस स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपके वस्तुनिष्ठ में भी पूछे जा सकते हैं, आपके अति लघुत्रात्मक में भी आ सकते हैं, आपके रिक्त स्थान में भी आ सकते हैं। और उसके बाद में जो बड़े क्वेश्चंस हैं जो आपके लघुत्रात्मक में अति लघुत्रात्मक है, निम्नात्मक है, दीर्घुत्रात्मक है, तो वो सभी क्वेश्चंस भी इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि औसत आय है उसको क्या कहा जाता है। तो औसत आय को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि औसत आय है उसको हम क्या कहते हैं, औसत आय का दूसरा नाम क्या है? प्रति व्यक्ति आय। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है कि कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है, यानी ऐसा कौन सा संगठन है जो मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। तो उस संगठन का नाम क्या है? आपकी UNDP। इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो U से होगा आपके यूनाइटेड, और N से होगा आपके नेशनल, और D से होगा आपके डेवलपमेंट, और P से होगा आपके प्रोग्राम। ओके। और उसके बाद में है द्वितीयक क्षेत्रक है उसको क्या कहा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्रक है उसको क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है। इसका दूसरा नाम आपको अच्छे से याद रखना है कि द्वितीयक जो क्षेत्रक है उसको क्या कहा जाता है? उसको औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी कि किस क्षेत्रक में अल्प रोजगार सर्वाधिक मिलता है, यानी ऐसा कौन सा क्षेत्रक है जिसमें अल्प रोजगार है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मिलता है। तो उस क्षेत्रक का नाम क्या है? कृषि क्षेत्रक। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में है कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। तो कौन सा क्षेत्रक है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है? तो उस क्षेत्र का नाम क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक। ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में है देश में करेंसी नोटों का निर्गमन करता है। तो देश में करेंसी नोट केंद्रीय सरकार के द्वारा जो करेंसी नोट है उनको जारी करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है, या फिर देश में करेंसी नोटों का निर्गमन कौन करता है, कौन सी संस्था करती है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है और वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। तो देश में करेंसी नोटों का निर्गमन कौन सी संस्था करती है, कौन सी संस्था जारी करती है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ये भी आप अच्छे से इनको याद करें। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि ऋण के जो औपचारिक स्रोत है वो कौन कौन से हैं। तो ऋण के औपचारिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है बैंक और एक है आपके सहकारी समितियां। इसके दो जो एग्जाम्पल हैं वो आपको याद होने चाहिए कि ऋण के जो औपचारिक जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो बैंक है और दूसरा है सहकारी समितियां। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ऋण के अनौपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो ऋण के अनौपचारिक स्रोत हैं एक तो साहूकार है
और दूसरा व्यापारी है और मालिक है और दोस्त है। यानी 4 एग्जाम्पल इसके आपको याद रखने हैं कि एक तो ऋण के औपचारिक स्रोत है और दूसरा है ऋण के अनौपचारिक स्रोत। अब ऋण के औपचारिक स्रोत है, एक तो बैंक होता है और दूसरा होता है सहकारी समितियां। और ऋण के अनौपचारिक स्रोत कौन कौन से होते हैं? एक तो साहूकार है और एक व्यापारी है, एक मालिक है और रिश्तेदार भी हैं और दोस्त भी हैं। ओके, ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। तो कौन सा देश है, कौन सा कंट्री है जो सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है? तो उस देश का नाम है चीन। ये आपको अच्छे से याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? यानी सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? उदारीकरण कहलाती है। ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या को सीमित करना क्या कहलाता है? यानी सरकार द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं की जो संख्या है उसको सीमित करना क्या कहलाता है? तो उसको सीमित करना क्या कहलाता है? कोटा कहलाता है। तो कोटा की परिभाषा आपको याद रखनी है कि कोटा क्या है? कोटा है सरकार के द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या को सीमित करना कोटा कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके द्वारा किया गया निवेश। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है? विदेशी निवेश कहलाता है। ओके, यानी विदेशी निवेश क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है? विदेशी निवेश कहलाता है। उसके बाद में है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है कि 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि मानक वस्तु हैं उनके लिए ISI चिन्ह जारी करने वाली संस्था कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% आपको सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर में सेम टू सेम ये प्रश्न आपके छप चुका है, आपको देखने को मिलेगा। मानक वस्तुओं के लिए ISI चिन्ह जारी करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है? भारतीय मानक ब्यूरो है। ये आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट है कि भारतीय मानक ब्यूरो कौन सा प्रमाणन चिन्ह प्रदान करता है? तो भारतीय मानक ब्यूरो है वो कौन सा प्रमाणन चिन्ह प्रदान करता है? उस प्रमाणन चिन्ह का नाम क्या है? हॉलमार्क। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, जो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, जो आपके दीर्घ उत्तरात्मक है, जो निम्नात्मक है, उन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि विकास क्या है। तो विकास की परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है कि विकास क्या होता है और विकास की प्रमुख विशेषताएं। तो इसकी कोई 4 विशेषताएं आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि परिभाषित कीजिए, यानी आपको परिभाषा लिखनी है, परिभाषा आपको याद करनी है। एक तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी की परिभाषा याद करनी है और बहुराष्ट्रीय कंपनी का एक उदाहरण भी आपको याद करना है। उसके बाद में है शिशु मृत्यु दर, इसकी भी परिभाषा याद करनी है, शिशु मृत्यु दर की भी आपको डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि परिभाषित कीजिए, इसमें भी आपको डेफिनेशन याद करनी है, परिभाषा याद करनी है। एक तो आपको परिभाषा याद करनी है प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, और दूसरा है अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, और तीसरा है अल्प छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। यानी ये तीनों एक ही है, अल्प बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं और छिपी बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो एक तो प्राथमिक क्षेत्र, एक अंतिम वस्तुएं और एक अल्प या छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, तीनों की जो डेफिनेशन है, तीनों की जो परिभाषा है वो प्यारे बच्चों आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी जो संगठित क्षेत्र के उसकी डेफिनेशन और उसकी परिभाषा आपको याद करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो एक तो संगठित क्षेत्र की परिभाषा याद करनी है और इसकी कोई भी 2 विशेषताएं आपको अच्छे से याद करनी है। एक तो संगठित क्षेत्र की परिभाषा हो गई, दूसरा हो गया इसकी विशेषता। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है
कि असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। इसमें आपको असंगठित क्षेत्र क्या उसकी परिभाषा याद करनी है और इसकी जो विशेषताएं हैं वो आपको याद करनी है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि बैंक चेक क्या है। तो बैंक चेक के बारे में 2 या 3 जो पंक्तियां हैं, 2 या 3 लाइन आपको अच्छे से याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि आपके दृष्टिकोण से वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक जो प्रणाली है, इन दोनों प्रणालियों में से कौन सी प्रणाली सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है और क्यों है, यानी वो आपको रीजन बताना है, कारण बताना है। और क्वेश्चन नंबर 8 है बैंक के कार्य लिखिए। इसमें बैंक के 4 या 5 कार्य आपको अच्छे से याद करने हैं कि बैंक के कौन कौन से कार्य होते हैं, बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या फायदे होते हैं, क्या हानियां होती हैं, वो सारी चीजें आपको अच्छे से याद करनी है। तो बैंक के जो कार्य हैं वो आपको याद करने हैं। और प्यारे बच्चों, अगर किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि सहकारी समिति किसे कहते हैं। इसमें प्यारे बच्चों आपको सहकारी समिति की परिभाषा लिखनी है। और ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें सहकारी समितियों की जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ाने के लिए कोई 3 सुझाव देने हैं। तो इसमें 3 सुझाव प्यारे बच्चों आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो विदेशी व्यापार है और दूसरा है विदेशी निवेश। इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो तो आपको याद करनी है, साथ में इनमें दोनों में डिफरेंस है, जो अंतर है वो भी आपको याद करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण की परिभाषा याद करनी है और भारत में इसके 2 प्रभाव लिखिए। तो भारत में वैश्वीकरण के कौन कौन से प्रभाव हैं, कोई 2 प्रभाव आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है कि आरटीआई को विस्तार पूर्वक लिखिए, यानी आरटीआई का जो फुल फॉर्म है, आरटीआई का जो पूरा नाम है वो आपको लिखना है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, यानी सूचना का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें वैश्वीकरण का जो अर्थ है वो आपको स्पष्ट करना है, या वैश्वीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, यानी वैश्वीकरण की परिभाषा आपको याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। तो इसमें वस्तु विनिमय की परिभाषा याद करनी है। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि मांग जमा किसे कहते हैं। इसमें आपको मांग जमा है उसकी परिभाषा याद करनी है कि मांग जमा क्या होता है, इससे आपका क्या अभिप्राय है। तो प्यारे बच्चों, मैंने इकोनॉमिक्स बुक के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं, वो सभी प्रश्न मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।